वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स हमने अभी तक 13 चैप्टर कर लिए हैं जो +2 के एनसीईआरटी के। तो लास्ट जो हमने चैप्टर किया था उसमें हमने ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बारे में किया था। उसमें एनवायरनमेंट के क्या क्या वाइटिक एवाइटिक फैक्टर हैं, पॉपुलेशन क्या है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, और इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन हमने साथ में ख़त्म की थी। तो उसका हाफ पार्ट का जो था मॉक टेस्ट हमने कवर कर लिया था। आज रात को हम उसका सेकंड पार्ट पॉपुलेशन एंड इंट्रैक्शन का भी मॉक टेस्ट कवर कर लेंगे। सो विद दैट कंसर्न उससे आगे जो टॉपिक आता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है दैट इज़ द इकोसिस्टम। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 14। सो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस राइज होते हैं। सो स्टूडेंट्स पूरा समझने के लिए काइंडली एंड तक बने रहिएगा। कोई भी आपको क्वेरी या डाउट है यू पुट योर कमेंट इन लाइव कमेंट सेशन, and if you have further more doubts you can take screenshot of the page and put in the our paid group of the WhatsApp। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। So we have the today chapter number 14 and we will discuss the ecosystem। So इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज। ये सारे जो टॉपिक हैं इनके मैंने आपको नोट्स और वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं और एनसीईआरटी से हमें क्या एडवांटेज है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। सो एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम इकोसिस्टम मानते हैं। वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट देमसेल्फ एंड आल्सो सराउंड फिजिकल एनवायरनमेंट, जो जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में इंटरेक्ट करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के साथ। So ecosystem varies greatly in size from small pond to the large forest or sea। इकोसिस्टम चेंज होता रहता है, एक पॉन्ड से लेकर फॉरेस्ट से फिर पूरे सी तक चला जाता है। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। तो कई ऐसे इकोलॉजिस्ट हैं, एनवायरमेंटिस्ट हैं, वो पूरे वर्ल्ड को यानी पूरे बायोस्फीयर को एक बड़ा इकोसिस्टम मानते हैं। एज ए कम्पोजिट ऑफ ऑल द लोकल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, क्योंकि इसमें सारे इकोसिस्टम समा जाते हैं। तो सिंस दिस सिस्टम इज़ द टू मच बिग एंड कम्प्लेक्स टू बी स्टडी एट वन टाइम इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड इनटू टू बेसिक कंपोनेंट। सो ये काफ़ी बड़ा सिस्टम है, इसको हमने एक टाइम पे स्टडी करें तो इतना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए अपनी कंफर्ट के लिए हम इसको दो में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे बेसिक कंपोनेंट में जैसे टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, दो तरह का एनवायरनमेंट है। लाइफ या तो ज़मीन के ऊपर है या तो पानी में है। जो ज़मीन के ऊपर इसमें फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट सम एग्जांपल हैं टेरेस्ट्रियल की। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्ट्रीज होती हैं नदियाँ, जो झीलें निकलती हैं, ये एक्वेटिक की हैं। क्रॉप फील्ड इज़ एन एक्वेरियम में आल्सो भी कंसिडर एज मैन मेड इकोसिस्टम। तो मैन ने भी इकोसिस्टम बनाए हैं, जैसे फील्ड है वो इकोसिस्टम है। एक्वेरियम फिश को पाल रहा है वो भी एक इकोसिस्टम है, डैट इज़ आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। सो वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो इसमें आप पहले इसका स्ट्रक्चर देखोगे। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी क्या दे रहा है, हर एक लेवल क्या होते हैं, ये सारा हम करवाएंगे। एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड आउटपुट कैसे होती है, एनर्जी लॉस एंड डिग्रेडेशन क्या होती है, ये सारा हम डिटेल में करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट है इसका इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चैप्टर नंबर 13 में आपने वेरियस कंपोनेंट एनवायरनमेंट के पढ़ लिए, वाइटिक एवाइटिक। सो इसमें जो वाइटिक एवाइटिक फैक्टर हैं अफेक्टेड ईच अदर एंड द सराउंडिंग। Let us at these components is more integrated manner and see how the flow of the energy take place within these component of the ecosystem। तो ये जो इकोसिस्टम है इसमें भी ये कंपोनेंट काफ़ी रोल प्ले करते हैं, इनमें ही एनर्जी का फ्लो जाता है इन द इकोसिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जो बायोटिक एंड एबायोटिक है, रिजल्ट इन द फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच इकोसिस्टम। सो इनकी इंट्रैक्शन से एक शेप बन जाती है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है इकोसिस्टम का। आइडेंटिफिकेशन एंड इमेन्युएशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम गिव द स्पीसीज कंपोजिशन। तो इससे हमें कंपोजिशन बन जाती है। उसका बायोटिक एंड एबायोटिक देख के हम देख सकते हैं उसमें स्पीसीज़ कौन सी हैं, कैसे हैं, हैबिट का पता चल जाता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज एट द डिफरेंट लेवल।
उन डिफरेंट स्पीसीज़ डिफरेंट लेवल पे बन जाएंगी, एक लेयर में फॉर्म हो जाएंगी, उसको स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। जैसे ट्री की बात करें तो सबसे ऊपर ट्रीज़ आते हैं, वर्टिकल स्ट्रैटा लेयर में जो फॉरेस्ट में, उसके बाद शरब आती हैं, दूसरे नंबर पर आती हैं हर्ब्स, फिर लास्ट में आता है ग्रास। तो ऐसे ही लेयर बन जाती है, पहले ग्रास आएगा, फिर हर्ब आएंगी, फिर शरब आएंगी, फिर ट्री आएंगे। डैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रैटिफिकेशन। सो ऐसे ही विद द एनिमल्स हैं, प्लांट्स और जो होते हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं, जो एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी है उसको हम फोना का नाम देते हैं, जो आपने पढ़ा होगा। द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। सो एक यूनिट में काम करते हैं ये कंपोनेंट, तो कौन कौन से हैं इसमें? प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो है एंड न्यूट्रिएंट साइकिल है। ये सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। सो द कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो आपको अभी बता दिया था, पहले आपको पता ही होगा। तो अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, जैसे हम एक पॉन्ड की एग्जांपल लेते हैं। फेयरली द सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट ऑफ अ रेदर सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। पॉन्ड एक सिंपल है, उससे कम्प्लेक्स को भी समझ सकते हैं। पॉन्ड एक शैलो वाटर है, पानी खड़ा होता है इसमें। डैट इन विच ऑल द अबव मैंशनड जेडे कंपोनेंट हैं 4 काम करते हैं। AYT कंपोनेंट में इसमें वाटर आता है, ऑल डिजोल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो पानी में है, एंड सॉइल रिच डिपॉजिट एट द बॉटम, तो नीचे जो कीचड़ है बैठ जाता है पॉन्ड के नीचे। द सोलर इनपुट द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन जो है रेगुलेट करती हैं फंक्शन इसमें पूरे पॉन्ड का। ऑटोट्रॉप जो है इसमें फाइटोप्लैंक्टन आ जाते हैं, एल्गी आ जाती है, फ्लोटिंग सबमर्ज मार्जिनल प्लांट होते हैं जो एज में ग्रो करते हैं, साइड में पॉन्ड के जो हैं छोटे छोटे सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट ग्रो करते हैं। ये सारे किस्में आते हैं प्रोड्यूसर में। उसके बाद कंज्यूमर होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, प्रोड्यूसर को खाते हैं। इसमें यू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग, बॉटम डेवलपिंग फॉर्म, डिकम्पोजर और फंगाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट ये आ जाते हैं, ये पॉन्ड में होंगे। दिस सिस्टम परफॉर्म द ऑल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर एज होल। एक पूरे बायोस्फीयर की तरह ही ये काम करता है। ये पूरी दुनिया है, पॉन्ड जो इसमें जीव रह रहे हैं उनका संसार यही है, उनको पूरी अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, उनकी दुनिया यही है। द कन्वर्जन ऑफ द इनऑर्गेनिक टू द ऑर्गेनिक मटीरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी डैट इज़ द फोटोसिंथेसिस जो ऑटोट्रॉप करते हैं। कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉप बाय हेटेरोट्रॉप्स जो अपना फूड नहीं खा सकते। एंड डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर, फिर दोनों जो मर जाते हैं उसको डेड बॉडी को डिके करेंगे, उससे जो मिनरल उसको निकालेंगे, फिर बैक जो है सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये फॉर री यूज़ ऑफ द ऑटोट्रॉप। फिर दोबारा फिर पॉन्ड में वो उसका जो मटेरियल है सर्कुलेट करता है, दोबारा फिर ऑटोट्रॉप उससे एनर्जी बनाते हैं। तो ऐसे साइकिल चलता है। जो इवेंट्स हैं ये रिपीट होती रहती हैं, डे नाइट में चलती रहती हैं। सो देयर इज़ द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी एक डायरेक्शन में जाती है टुवार्ड द हायर ट्रॉफिक लेवल एंड डेसिपेशन एंड लॉस एज द हीट टू द इन्वायरमेंट। यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, डिकम्पोजर ऐसे एनर्जी जाएगी, वापस एनर्जी कभी नहीं जाती, एक डायरेक्शन में जाती है और इसमें कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में भी लॉस होती है। तो ये हम सारा डिटेल में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे। ए कांस्टेंट इनपुट ऑफ द सोलर एनर्जी एट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोसिस्टम। तो सोलर एनर्जी का काफ़ी रोल है। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, पहले हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करेंगे, मैंने आपको करवाया था। डैट इज़ द अमाउंट ऑफ द बायोमास of the organic matter produced per unit area at a time by the plant। प्लांट एक पर्टिकुलर टाइम में कितना बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, डैट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ वेट ग्राम इनवर्स एंड और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। द रेट ऑफ द बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। इसको हम ग्राम इनवर्स पर ईयर्स में लेते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर में लेते हैं टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट सिस्टम। तो इसको डिवाइड करते हैं ग्रॉस में एंड नेट में। ग्रॉस जो होती है इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, पूरी कितनी एनर्जी बनी है उसको हम ग्रॉस कहेंगे। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है प्लांट खुद भी यूज़ करता है, अपनी एनर्जी अपने लिए भी रखेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, अपनी एक्टिविटी भी करेगा। फिर ग्रोथ से जो हम रेस्पिरेशन को निकाल दें तो नेट आ जाती है, उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन ऑफ द हेटेरोट्रॉप। जो नेट प्रोडक्टिविटी है उसको ही जो डिकम्पोजर हैं, जो सेकंड लेवल है कंज्यूमर है, वो उसको यूज़ करते हैं।
सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन तो हेट्रोट्रोप हर्बीवोरस एंड कान डिकम्पोजर। सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर अपनी बॉडी में क्या बनाते हैं, जब कंज्यूमर प्लांट को खाते हैं, जैसे हिरन खा रहा है, खरगोश खा रहा है, जब गाय खा रही है तो उसको लग रहा है वो खाना उसकी बॉडी में लग रहा है, उसके मसल्स बन रहे हैं, उसका वेट बढ़ रहा है। तो प्रोड्यूसर की एनर्जी खाने से जो कंज्यूमर है अपने अंदर क्या क्या स्टोर करता है, क्या क्या बनाता है, वो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, जैसे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है प्लांट की। इट वेरी इन द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम में ये डिफरेंट है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर, पूरी दुनिया में जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो करते हैं 170 बिलियन टन ड्राई वेट में देते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन जो है 55 बिलियन टन है इसमें। द रेस्ट ऑफ कोर्स इज़ ऑन लैंड, यानी इसका जो 55 बिलियन निकाल दे तो बाकी जो है वो लैंड के ऊपर होती है। सो डिस्कस द मेन रीज़न फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन विद योर टीचर। सो लो प्रोडक्टिविटी के क्या कारण हैं, आप अगर डिटेल में समझोगे पूरा चैप्टर आप इसका आंसर भी दे पाओगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ओशियन में प्रोडक्टिविटी क्यों कम होती है लैंड के कंपैरिजन में। आई होप आपने प्रोडक्टिविटी का पूरा डिटेल में कर लिया होगा, कि आपको नोट्स भी दिए थे। नेक्स्ट इससे रिलेटेड टॉपिक है दैट इज़ द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है, जैसे अर्थबॉम्ब है, इसको फार्मर फ्रेंड भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक जो कम्प्लेक्स है सॉइल में इसको लूज़ करता है, सॉइल को उसको तोड़ता है। डिकम्पोजिशन ब्रेक करती है ऑर्गेनिक मैटर, सेम ही तरीके में चलती है। ऑर्गेनिक जो मटेरियल इसको इनऑर्गेनिक में करेगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट बन जाएंगे, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। डेड प्लांट रिमेन सच लीव, बार्क, फ्लावर ये जो रहते हैं जिसकी अभी डिकम्पोजिशन नहीं हुई उसको हम क्या कहते हैं, डेट्राइटस। इसके ऊपर फिर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है। तो इसमें काफ़ी स्टेप हैं, जैसे इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी, लीचिंग होगी, कैटाबॉलिज्म होगा, ह्यूमिफिकेशन होगी एंड मिनरलाइजेशन होगी। वो डेट्रीवोर होते हैं जो डेट्राइटस को खाते हैं, जो भी बच गया, ढेर लग गया, फिकल मैटर था, लीफ है, ट्विग्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, उसको जो खाते हैं वो है डेट्राइटस। जो तोड़ दे के स्मॉल पार्टिकल में, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी अर्थबॉम्ब इसको तोड़ता है, फर्स्ट स्टेप अर्थबॉम्ब कराता है। उसके बाद लीचिंग होती है, जो सॉल्युबल इनऑर्गेनिक है वो नीचे चले जाते हैं सॉइल हॉरिजन में, और नीचे साल्ट की फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगस एंजाइम डिग्रेड द डेट्राइटस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी फ्रेगमेंटेशन अर्थबॉम्ब कराता है, उसमें से इनऑर्गेनिक को निकालना बैक्टीरिया का काम होता है और फंगस का। इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म, यानी जो सेकंड स्टेप है कैटाबॉलिज्म एंड लीचिंग इकट्ठी चलती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अबव स्टेप इन द डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली इन डेट्राइटस, इकट्ठे चलते हैं। ये नहीं होगा कि अर्थबॉम्ब काम करेगा दूसरा काम नहीं करेगा, सारे इकट्ठे काम करते हैं। ह्यूमिफिकेशन एंड द मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन द सॉइल, जब डिकम्पोजिशन हो जाती है फिर ह्यूमस बनती है, उससे सॉइल बन जाती है। टू अकोमुलेशन ऑफ द डार्क कलर अमॉर्फस सब्सटेंस बनता है सॉइल बनने से पहले, इसको ह्यूमस कहते हैं। और हाईली रेजिस्टेंस होता है माइक्रोबियल एक्शन के, अंडरगो डिकम्पोजिशन एट द एक्सट्रीम लो रेट, यानी इसकी डिकम्पोजिशन आगे नहीं होती। बीइंग कोलाइडल इन नेचर, तो इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट रिजर्व होता है। द ह्यूमस इज़ फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब, इसको माइक्रोब खाते हैं, इसके इनऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स हैं, मिनरल हैं, उसको निकाल देंगे ह्यूमस से, उसको कहते हैं मिनरलाइजेशन। यानी डिकम्पोजिशन का जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ द मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन इज़ द लार्जरी एंड द ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, इसके लिए ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है डिकम्पोजिशन के लिए। रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन कंट्रोल बाय केमिकल कंपोजिशन, डेट्राइटस किसका बना है, एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन स्लो होगी अगर डेट्राइटस में लिग्निन एंड काइटिन है, ये आपने याद कर लेना है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। क्विक होगी अगर उसमें नाइट्रोजन है, वाटर सोलुबल सब्सटेंस जैसे शुगर है। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करते हैं। तो क्योंकि ये आगे किसको इफेक्ट करते हैं, माइक्रोब की एक्टिविटी को। वार्म एंड द मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर द डिकम्पोजिशन, जो ज़्यादा बरसात का मौसम होता है, बारिश भी हो रही, गर्मी भी होगी, इसमें डिकम्पोजिशन ज़्यादा होती है। अगर टेम्परेचर लो हो जाएगा तो एनरोबिक कंडीशन आ जाएगी, तो इससे डिकम्पोजिशन स्लो हो जाती है।
आई होप आपको डिकम्पोजिशन का पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड द लास्ट यू कैन सी द फ्लो चार्ट फुल साइकिल डेट रिप्रेजेंट द डिकम्पोजिशन साइकिल। तो यहाँ से देख लीजिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ साइकिल से इजीली क्लियर हो रहा है। दोबारा देख लीजिए, ट्रीज़ हैं, ग्रो कर रहा है सॉइल में, फिर इसके लीफ नीचे पड़ गई, जो डेट्राइटस है। सम इंसेक्ट्स को खाएंगे जो इससे भी एनर्जी फूड वेब में जाएगी, कैटरपिलर खा रहा है। सम न्यूट्रिएंट सॉइल में नीचे चले जाएंगे। उसके बाद फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थबॉर्म बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंगाइस कराएंगे, इसको खा रहा है जो पार्शियली डिग्रेडेड हो गया। फिर फंगस वगैरह इसको तोड़ेंगे। लीफ पार्टिकुलरली कंज्यूम बाय डिकम्पोजिशन फंगस बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज एंड दे बिकम लिटर, फिर थोड़ा और ज़्यादा लिटर की फॉर्म में आ जाता है। फिर जो मिनरल वगैरह हैं यहाँ से चले जाएंगे। ऑर्गेनिक रिच सॉइल यहाँ से बन जाएगी जिससे प्लांट द्वारा ग्रो करेंगे। सो दिस इज़ द स्टेप ऑफ द डिकम्पोजिशन। आई होप आपको ये सारा इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी जो है कैसे फ्लो होती है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज की रोशनी डायरेक्टली सी के ऊपर पड़ती है, अर्थ के ऊपर भी पड़ती है, तो सन जो है मेन एनर्जी का सोर्स है। जो रेडिएशन पड़ती है उसका लेस देन 50% जो है ऑफ द फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो PAR कहते हैं। बी नोट द प्लांट एंड द फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स द सन रेडिएंट एनर्जी टू मेक द फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल। इसको यूज़ करते हैं। प्लांट जो हैं 2 से 10% जो हैं इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, बाकी सारी स्कैटर्ड हो जाती है। एंड द मोड ऑफ एनर्जी सस्टेन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो इसमें जो 2 से 10% है जो PAR रेडिएशन है उसको यूज़ करता है। एंड दिस जो स्मॉल अमाउंट है ऑफ एनर्जी सस्टेन द इंटायर लिविंग बर्ड, इससे पूरा लिविंग बर्ड डिपेंड करता है इतनी रेडिएशन के ऊपर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट फ्लो थ्रू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। सो यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा था, सो ये जो PAR रेडिएशन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर द फूड ऑन द प्रोड्यूसर, ये आपको क्लियर है। एंड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो यू कैन फाइंड द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर इन दिस कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आपको आता ही होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन रेडिएशन टू अनदर। सो जो सन की रेडिएशन है उसको ट्रांसफॉर्म किया ऑर्गेनिक फूड की फॉर्म में, फिर आगे वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है। यानी एनर्जी बनती कभी नहीं है, सिर्फ आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है इनटू द अनदर फॉर्म। फर्दर जो इकोसिस्टम है आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ, इसमें सेकेंड लॉ भी जाता है। दे नीड ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज न्यू मॉलिक्यूल दे रिक्वायर्ड could contract the universal tendency toward increasing the disorderliness। एंट्रोपी का आपने पढ़ा होगा, यानी जो एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है, हीट जो कोल्ड से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है, थोड़ी जो एनर्जी है हीट जो है डेसिपेट होती है, सिंक को जाती है। यानी ऐसा नहीं होगा भी 100% चली जाएगी, थोड़ी आगे सिंक में भी जाएगी। तो दोनों लॉ काम करते हैं। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम जो हैं इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर जैसे हर्बेशियस एंड द वुडी प्लांट हैं। प्राइमरी जो प्रोड्यूसर एक्वाटिक इकोसिस्टम वेरियस स्पीसीज जैसे फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, हायर प्लांट, ये सारे एक्वाटिक में भी आते हैं। तो फूड चेन आपने पढ़ी होगी, फूड बैंक पढ़ा होगा, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं दोनों चीज़ें, भोजन लड़ी एंड भोजन जाल, ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। तो इसको अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अंडरस्टैंड करते होगे। तो एनिमल फीड ऑन द प्लांट और एन अदर एनिमल एंड इन टर्न इज़ द फूड फॉर अनदर, यानी एक एनिमल जो किसी को खाता है वो दूसरे का फूड है। ऐसे चेन बन जाती है। चेन और वेब इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। नो एनर्जी डैट इज़ ट्रैप्ड इनटू ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर। ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रहती, जब खाना खाते हैं वो आपके अंदर नहीं रहेगा, आप उसको निकालोगे, आपकी एनर्जी निकलेगी जरूर। एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर हैंस इज आइदर पास ऑन द कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई, या तो जाएगी या तो प्लांट डेड हो जाएगा। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बिगिनिंग ऑफ द डेट्राइसर, जब डेट्राइटस फूड चेन चलती है उसमें डेड का
फीडिंग होती है। सो आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल द एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फूड, दे आर हैंस कॉल्ड द कंज्यूमर, क्योंकि अपना फूड नहीं बनाएंगे उसको हेटरोट्रॉफ भी कहते हैं। इफ़ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्लांट को खाते हैं हर्बीवोरस। अगर एनिमल को खा रहे हैं तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, इसको हम कार्निवोरस भी कहते हैं। अगर दोनों को खा रहे हैं टर्शरी कंज्यूमर है, वो ओमनीवोरस है। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस है, सेकेंडरी जो है कार्निवोरस है, टर्शरी जो है ओमनीवोरस है। सो इकोसिस्टम जो मलस्का इन द इको, जैसे आपको बता दिया मैंने, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस, सम कॉमन हर्बीवोरस आर इंसेक्ट, बर्ड एंड मैमल टेरेस्ट्रियल में, मलस्का एक्वाटिक में, यानी एक्वाटिक में जो प्राइमरी कंज्यूमर है दे आर द मलस्का एक्वाटिक में। सो द कंज्यूमर डेट फीड ऑन दीज हर्बीवोर एंड कार्निवोर एंड करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर, तो द सेकेंडरी कंज्यूमर, दीज देन डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर एंड फूड इज लेवल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर। सिंपल ग्रेजिंग चेन बताई हुई है, देख सकते हो। प्रोड्यूसर ग्रास, बकरी खा रही है, प्राइमरी कंज्यूमर बकरी को मैन खा रहा है, डेट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। डिट्राइटस फूड चेन, दो तरह की फूड चेन होती है, ग्रेजिंग एंड डिट्राइटस। जो लिविंग में चलती है वो ग्रेजिंग है, जो डेड को खाते हैं वो डिट्राइटस है, DFC। सो ऑर्गेनिक मैटर डेड का डिके होगा, डिकम्पोजर इसको खाएंगे। वो सारे हेटरोट्रोप हैं, फंगाई एंड बैक्टीरिया, दे मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डिट्राइटस, तो इसलिए इनको सेप्रोट्रोप भी कहते हैं क्योंकि ये डेड को खाते हैं। डिकम्पोजर डाइजेस्टिव एंजाइम देते हैं जो इसको ब्रेक करते हैं एंड बेस्ड मटेरियल इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक, जो इजीली अब्जॉर्बर हो जाए। एक्वाटिक सिस्टम में जो आपके डिट्राइटिस फूड चेन है मेजर रोल प्ले करती है एनर्जी फ्लो के लिए। एज अगेंस्ट दिस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज़ अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो थ्रू द डिट्राइटस। टेरेस्ट्रियल में ज़्यादा डेड जो फूड चेन है काम करती है। डिट्राइटस फूड चेन में भी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल, ग्रेजिंग दोनों में भी जो कनेक्शन बना रहता है। सो डिट्राइटस द ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिट्राइटस आर द प्रे टू द ग्रेजिंग एनिमल, जो प्रे का काम करते हैं ग्रेजिंग एनिमल उसको खा लेते हैं। जैसे मलस्का है, मलस्का को गोट शीप खा लेती है। एंड नेचुरल इकोसिस्टम, सम एनिमल लाइक कॉकरोच, क्रो आर द ओमनीवोरस, दोनों को खाते हैं। दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन मेक इट द फूड वेब, फूड वेब भी बना देते हैं जब फूड चेन जुड़ जाती हैं। सो हु वुड यू क्लासीफाई द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग किस में आएंगे, दे आर ओमनीवोरस। द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई एट द प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग इन ए कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप, उसके उसकी पोजीशन बन जाती है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ द फूड, और ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई द स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन, इसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे प्रोड्यूसर है सबसे ऊपर रहते हैं, इसको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, हर्बीवोरस सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे, कार्निवोरस थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे। तो ऐसे इसके लेवल बन जाते हैं। डायग्राम आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल है ये। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल तक ही जाता है, आगे नहीं जाता। इसका भी रीज़न आपको पता चल जाएगा। प्राइमरी का जो प्रोड्यूसर है फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री। प्राइमरी कंज्यूमर आगे जू प्लैंक्टन, ग्रास एंड काउ। सेकेंडरी कंज्यूमर आगे बर्ड्स, फिश, वल्फ, मैन एंड लॉइन। यानी जो नीचे है वो अगले का फूड है, यानी ये जो है इसका फूड है, ये इसका फूड है, ये इसका फूड है। तो टॉप में जो आ रहा है मैन एंड ऑयल, जो सभी को खा लेता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ नोट करना है, डैट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव लेवल। हर एक सक्सेसिव लेवल पे एनर्जी डिक्रीज होती है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई इट कन्वर्टेड डिट्राइटस, डेड में बायोमास बन जाता है। सो एनर्जी का सोर्स बनता है ये डिकम्पोजर के लिए। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन द दीज दोज एट द लो ट्रॉफिकल लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड, तो एक दूसरे पर डिपेंड है। ईच ट्रॉफिकल लेवल हैज़ द सर्टेन मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए पर्टिकुलर टाइम, डेट इज़ द सेकेंडरी क्रॉप। जो लिविंग है, जो ऑर्गेनिक थिंग है, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो लिविंग हर एक ट्रॉफिकल लेवल पे होता है, उसको सेकेंडरी क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप है, इसको मास लिविंग ऑर्गेनिज्म में लेते हैं बायोमास की फॉर्म में, और नंबर इन ए यूनिट एरिया। द बायोमास ऑफ स्पीसीज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द फ्रेश और ड्राई वेट, वेट निकाल लेते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द बायोमास इन टर्म ऑफ द ड्राई वेट इज़ मोर एक्यूरेट ड्राई में होता है। क्यों है इसका पता चल जाएगा। नंबर ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड, जो ग्रेजिंग फूड चेन है इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड हैं ज़्यादा नहीं बढ़ते ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है 10% ला काम करता है, यानी पिछले ट्रॉफिक लेवल से सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाती है, बाकी डेसिपेट हो जाती है। एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लो ट्रॉफिक लेवल। इन द नेचर इट इज़ पॉसिबल टू हैव सो मैनी लेवल।
producer, herbivorous, primary consumer, secondary carnivorous in the grazing chain. Do you think there are such limitation in detritus food chain? तो लिमिटेशन detritus में भी होंगी, detritus में भी होंगी, क्योंकि जब तक एंड पर जाते जाओगे उसमें एनर्जी का कंटेंट कम हो जाएगा, वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 10% ला है, ऊपर जाते जाते एनर्जी जो है नेग्लिजिबल ही हो जाएगी। चलिए आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ। सपोज़ करिए यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है डेट इज़ 1000 कैलोरी, यहाँ 10% इसका कर लेंगे तो क्या आएगा 100, इसका आएगा 10, इसका आएगा 0.1, तो आगे और कम होती आएगी, तो एनर्जी जो है आगे लिमिटेड हो जाती है। एनर्जी फ्लो देख सकते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल का। यहाँ से सन की हीट है, फर्स्ट ट्रॉफिक जो प्रोड्यूसर प्लांट हैं इनको जा रही है, फिर सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में हर्बीवोरस को जा रही है, थोड़ी हीट भी निकलेगी, फिर कैटरपिलर वगैरह खा रहे हैं इसको, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल में फिर यहाँ से हीट निकलेंगी, फिर जो कैटरपिलर खाने वाले बर्ड्स हैं सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, फिर बर्ड्स को खाने वाले आउल हैं ये टर्शरी कंज्यूमर, हीट भी निकलेगी, एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी, जहाँ से भी हीट जाएगी यहाँ से भी हीट जाएगी, और ये डेट्राइटस साथ में चल पड़ा। सो दिस इज़ द फ्लो ऑफ द एनर्जी। तो इसका डिटेल आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। इकोलॉजिकल पिरामिड, अब इसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल मेथड है इकोलॉजिकल पिरामिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन राइज होते हैं। शेप ऑफ द पिरामिड आपने देखा होगा, ऐसे मीनार बनता है, पिरामिड को मीनार कहते हैं। पिरामिड का बेस बड़ा होता है, ऊपर जाता जाता नैरो हो जाता है पैक्स पे। इट गेट्स ए सिमिलर शेप वेदर जो एक्सप्रेस द फूड चेन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही ये चलता है। एट द ड्रिफ्टिंग टॉपिक लेवल द सच द रिलेशनशिप एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। तो पिरामिड 3 तरह के ऐसे बन जाते हैं, जिसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पिरामिड ऑफ नंबर, फिर बायोमास एंड एनर्जी। बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंटेड द प्रोड्यूसर एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी एंड टर्शियरी आ जाएंगे। 3 इकोलॉजिकल पिरामिड जो हैं जहाँ स्टडी किए गए हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट यहाँ पे है पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर ऑर्गेनिज्म का काउंट करना है। यहाँ लिखा हुआ है ओनली द 3 ट्रॉफिक जो टॉप जो 3 कार्निवोरस सपोर्टेड इन इकोसिस्टम बेस ऑन द प्रोडक्शन एनर्जी नियरली 6 मिलियन प्लांट्स हैं। तो यहाँ से क्या बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ से नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्राइमरी जो प्रोड्यूसर हैं इसमें इतने प्लांट आ गए, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर इसको खाने वाले और कम हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर को यानी हर्बीवोरस को खाने वाले कार्निवोरस और कम हो गए, कार्निवोरस को खाने वाले टॉप और कम हो गए। यानी इसको अफोर्ड कितना कर पाएगा, अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ लिखा हुआ है। ये आपको क्लियर हो गया। दिस इज द पिरामिड ऑफ द नंबर। उसके बाद बायोमास की बात करते हैं। बायोमास में आप ड्राई वेट लोगे, टोटल जो ऑर्गेनिज्म है उसका ड्राई वेट कर लेंगे, इसमें हम और नंबर नहीं काउंट करेंगे, उसका वेट कर लेंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इतना वेट आ गया, फिर वेट कम हो गया, फिर वेट कम हो गया, फिर वेट कम हो गया। तो वेट जो है वेट कम हो रहा है, इसका मतलब है एनर्जी ट्रांसफ़र कम हो रहा है। ये बायोमास शार्प है, डिक्रीज़ है, क्योंकि बायोमास ऊपर जाते हैं डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का पिरामिड जो है इन्वर्टेड भी होता है। किस में होता है, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट द लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द यूप्लैंक्टन। जैसे हम रिवर में देखेंगे या पॉन्ड में देखेंगे, आपको प्रोड्यूसर कम होंगे, फाइटोप्लैंक्टन कम है, उसको अफोर्ड करने वाले यानी इसको खाने वाले, उसके पर डिपेंड करने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा है, यानी यूप्लैंक्टन ज़्यादा है। यानी यहाँ प्रोड्यूसर कम हो गए, नीचे लेवल कम हो गया, इसलिए ये इन्वर्टेड हो जाएगा। यानी पिरामिड ऑफ द बायोमास, ये आपने याद कर लेना, पिरामिड ऑफ बायोमास जो है इन्वर्टेड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ द नंबर इट इज़ स्ट्रेट, एंड थर्ड वन इज़ द पिरामिड ऑफ द एनर्जी, इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, सीधा जाता है। तो यहाँ देखिए मैं क्या बात कर रहा था, सन की रेडिएशन की इतने ज़्यादा जूल में एनर्जी है, इसका 10% आ गया, 10,000, फिर 1,000, 100, 10 जूल, ऐसे एनर्जी कम होती है। दिस इज द पिरामिड ऑफ द एनर्जी। आई होप आपने ये अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। सो एनी कैलकुलेट ऑफ द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बायोमास और द नंबर हैज़ इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉफिक लेवल। नो जनरलाइजेशन आर मेड विल बी ट्रू इफ़ वी मेक ए फ्यू इंडिविजुअल एट द ट्रॉफिक लेवल इनटू अकाउंट। सभी को देखना पड़ेगा।
आल्सो ए गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, एक या दूसरे लेवल में भी जा सकता है साइमल्टेनियसली। वन मस्ट रिमेंबर डैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट ए फंक्शनल लेवल, नॉट ए स्पीसीज एज सच। फंक्शन बता रहा है, स्पीसीज नहीं बता रहा है। सो एट द गिवन स्पीसीज यू में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि ऊपर भी जा सकते हैं, उसका रोल चेंज होता रहता है। इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, जैसे स्पैरो है, प्राइमरी कंज्यूमर है, जब ये शीड खाती है, फ्रूट खाती है, पी खाती है, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर है, जब ये खाती है कीड़े, इंसेक्ट। तो यानी ये कंज्यूमर में भी जाएगी, तो सेकेंडरी में भी जाएगी, प्राइमरी में जाएगी। सो कैन यू थिंक डैट हो मैनी ट्रॉफिक लेवल इन ह्यूमन बीइंग फंक्शन इन द फूड चेन, ह्यूमन कितने ट्रॉफिक लेवल पे जा सकता है? तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो, जब फूड खा रहा है यानी प्लांट को खा रहा है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है, जब एनिमल को खा रहा है सेकेंडरी है, जब दोनों को खा रहा है तो टर्शरी है। तो तीनों में जा सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो देयर आर द एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। इफ़ यू मे काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री, अगर आप देखें एक ट्री के ऊपर इंसेक्ट बैठे हैं, फीड कर रहे हैं, बट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट? नो एड एन एस्टिमेट नंबर ऑफ द स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट। सब इंसेक्ट कीड़े के लिए कैटरपिलर होंगे, इसके लीफ खा रहे होंगे ट्री के, उस कैटरपिलर को खाने के लिए वहाँ जहाँ उसको अडल्ट को खाने के लिए इंसेक्ट को बर्ड्स भी आएंगे। कितने सर्वाइव कर सकते हैं? एज आल्सो द नंबर ऑफ द लार्जर बर्ड, स्मॉलर बर्ड को खाने वाले लार्जर बर्ड कितने हैं, उसकी शेप ड्रा करिए। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी आल्सो जनरली इन्वर्टेड बिकॉज बायोमास ऑफ फिश फार एक्सीड एट द फाइटोप्लैंक्टन एज इट द पैराडॉक्स। यानी जैसे फ़िश की बात कर रहे हैं तो उसके जो फाइटोप्लैंक्टन है उसका साइज़ कम है। ऊपर जाते जाते जो टर्शरी जो स्कॉलिडोन है, बेल है, सबसे बड़ा एनिमल वही है वहाँ पे, टॉप कार्निवोर है, उसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सभी से ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो इन्वर्टेड हो जाएगा। यानी सी में जो बायोमास का पिरामिड है वो इन्वर्टेड हो सकता है, पॉन्ड में और सी में। सो पिरामिड ऑफ द एनर्जीज हमेशा रेक्ट होता है, कभी भी इन्वर्ट नहीं होता। क्यों? व्हेन द एनर्जी फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, तो आगे ये डिक्रीज करती जाती है। ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन पुट योर डाउट्स। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन। थोड़ी लिमिटेशंस भी हैं, यहाँ देख सकते हो। इसको पढ़ने से पहले कुछ लिमिटेशन भी हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, जैसे इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल, यानी एक स्पीसीज़ को एक में रखता है। इट एज्यूम द सिंपल फूड चेन, सिंपल फूड चेन को करता है, तो सिंपल कभी नेचर में नहीं आता, कम्प्लेक्स ज़्यादा होते हैं। इट डज नॉट अकोमोडेट द फूड वेब, फूड वेब के लिए ये यूज़फुल नहीं है। मोर ओवर सैप्रोफाइट्स हैं आर नॉट गिवन इन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। सैप्रोफाइट्स को कहीं भी नहीं लिया गया क्योंकि उनका काफ़ी वाइटल रोल है। सो यहाँ पे इसकी लिमिटेशन लिखी है, जो आपने याद कर लेनी है, कई अदर बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी। तो लिमिटेशन के ऊपर भी MCQs आ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अच्छा रहेगा आपके फ़ायदे के लिए। तो चलिए इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, ये हमने वीडियो कर लिया ऑलमोस्ट। जो कम्युनिटीज़ चेंज होती रहती हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, ये डायनमिक चलती है, एक स्टेटिक नहीं आता। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिटी का, डेट इज़ अ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, जो है इनका चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट कंडीशन के हिसाब से। जो ऑर्डरली मैनर में जो चेंज चलती हैं विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, इससे फाइनली एक आ जाती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। उसके बाद चेंजेस नहीं आती। जब मैक्सिमम कम्युनिटी आ जाती है स्टेबिलिटी की, उसको क्लाइमैक्स कहते हैं। सो फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस आती रहेंगी, इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे। सो जो चेंजेस आ रही हैं, सीरीज़ आ रही हैं, उसको सीरीज़ कहते हैं। इंडिविजुअल ट्रांजिशन कम्युनिटी एज अ सीरियल स्टेज, जो इंडिविजुअल आते हैं उसको सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। इन द सक्सेशन की अगर बात करें ऑर्गेनिज्म की, इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ द स्पीसीज एंड इंक्रीज़ इन द टोटल बायोमास होता है। द प्रेजेंट डे कम्युनिटी इन द वर्ल्ड हैव come to because of the succession that have occurred about the million of year।
काफ़ी साल पहले सक्सेशन चली होगी, उसके ऊपर ही ये आपको लाइफ मिली है। एक्चुअली द सक्सेशन एंड एवोल्यूशन जो है पैरेलल ही चलते हैं। सक्सेशन जो है प्रोसेस है डैट स्टार्ट विद नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं भी पहले जो ना हो, यानी जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रही है। दिस वुड हैव एरिया वेयर नो लाइफ एग्जिस्टेड, पहले कोई लाइफ ना हो, जैसे रॉक है, चट्टान है, पथरीली एरिया जो जहाँ लाइफ लॉस्ट है वहाँ चलती है। द फॉर्मर इज कॉल्ड द प्राइमरी सक्सेशन। एक एरिया जो जहाँ लेटर की बात कर रहा है उसमें वो कह रहा है जैसे फॉरेस्ट में फायर लगी, पूरा जंगल जल गया, पहले उसमें लाइफ थी, पहली कंडीशन है जहाँ पहले लाइफ कभी नहीं थी, उसको प्राइमरी कहेंगे। जैसे वार रोक के ऊपर आपने जंगल उगाना है, जहाँ जंगल में आग लगी उसमें ज़्यादा फिर से जंगल उगाना है, वो सेकेंडरी होगा। सो द एग्जाम्पल ऑफ वेयर द प्राइमरी सक्सेशन अकर आर न्यूली कूल्ड, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं लावा ठंडा हुआ है, बार रुख है, बे रुख है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड है, रिजर्वायर है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू बायोटिक कम्युनिटी जो है स्लो होती है, क्योंकि जो बायोटिक कम्युनिटी है डिवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम एस्टैब्लिश, देयर मस्ट बी सॉइल की ज़रूरत है। सो पहले सॉइल बनेगी, सॉइल बनने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो थोड़ी तेज़ चलती है, क्योंकि उसमें पहले आपको सॉइल बनी हुई है। बर्न और कट फॉरेस्ट हो गई, जो लैंड है बिन फ्लड होगी, सिंस सम सॉइल जो है वहाँ बच जाती है, तो इसलिए सक्सेशन वहाँ इजी होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजली focus on the changes in the vegetation. However, these vegetation changes in turn affect the food and shelter for the various type of animal. So and succession proceed, number of type of animal and decomposer change होते हैं। At any time during the primary and secondary succession, natural and human induced disturbance आएगी, फायर होगी, डिफोरेस्टेशन हुई है, कैन कन्वर्ट पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्ली, यानी कोई कम्युनिटी बन रही है, जैसे जंगल बन रहा है, सक्सेशन हो रही है, जंगल जल गया फिर से बन रहा है, फिर से वहाँ कोई ट्री काट दे, डिफोरेस्टेशन कर दे, फिर दोबारा से पीछे चली जाएगी। आल्सो डिस्टर्बेंस क्रिएट ए न्यू कंडीशन डैट इनकरेज सम स्पीसीज टू डिस्करेज एलिमिनेट अनदर, तो इससे कई एलिमिनेट भी हो जाती हैं, कई ग्रो करती हैं। सक्सेशन ऑफ द प्लांट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट वेयर इट इज़ द वाटर वेट एरिया, इट इज़ वेट ड्राई एरिया। सक्सेशन जैसे पानी में हो रही है हाइडार्क है, रेगिस्तान में हो रही है एक्सार्क है। हाइडार्क जो है ये चलती है एरिया में, जैसे हाइड्रेलिक जो म्यूजिक कंडीशंस हैं अगेंस्ट दिस जीरार्क जो है ये ड्राई जो रेगिस्तान की कंडीशन में चलेंगी। बहुत हाइड्रार्क एंड जीरार्क सक्सेशन है, इसमें मीडियम वाटर कंडीशन आएगी, मेजिक आएगी, थोड़ा बहुत पानी आएगा, नाइडर टू ड्राई पूरी ड्राई नहीं होगी, और नाइडर टू बेट पूरी तरह बेट कंडीशन भी नहीं आएगी, जो पूरी तरह बेट कंडीशन को हाइड्रिक कहते हैं। सो द स्पीसीज़ डैट इन्वेड द वार एरिया, जो सबसे पहले स्पीसीज़ आती है उसको हम पॉइनियर कहते हैं। प्राइमरी सक्सेशन ऑन द रोक दी यूजली लाइकन आती है पहले, सबसे ज़रूरी है। सक्रीट एसिड, जैसे लाइकन एसिड सक्रीट करती है जिससे चट्टान खुर जाती है, बिदरिंग होती है, सॉइल फॉर्मेशन होती है। लेटर तो स्मॉल प्लांट ब्रायोफाइट ग्रो करते हैं, फिर सॉइल को बनाते हैं, उसको होल्ड करते हैं, विद द टाइम बिगर आ जाते हैं, फिर ट्रिडोफाइट आ जाएंगे, फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आके आ जाएंगे। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो रिमेन स्टेबल लॉन्ग एनवायरनमेंट के लिए जब तक चेंज ना आए, विद द जीरोफिटिक हैबिटेट इज कन्वर्टेड विद द मीजोफिटिक वन। सो मीजोफिटिक में चेंज हो जाती है, क्योंकि जो जीरोफिटिक में जो क्लाइमेक्स कंडीशन है नहीं होती इतनी ज़्यादा। सो द प्राइमरी सक्सेशन इन द वाटर पॉइनियर जो है स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, दे आर रिप्लेस विद द फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, देन बाय रूटेड हाइड्रोफाइट, सीज, ग्रासेस एंड फाइनली ट्री। तो ये ऐसे आएगा इसमें पानी में। द क्लाइमेक्स वुड अगेन भी फॉरेस्ट, एंड में पानी में जब क्या बनेंगे आपके फॉरेस्ट ही बनेंगे। विद द टाइम द वाटर बॉडी इज़ कन्वर्टेड इनटू द लैंड। सेकेंडरी सक्सेशन जो है डैट इनवेड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल, वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। सो द एनवायरनमेंट आल्सो शीड और अदर प्रोपेगेट प्रेजेंट, जो उसके स्पोर होंगे। सिंस द सॉइल इज़ ऑलरेडी देयर द रेट ऑफ सक्सेशन इज़ मच फास्टर, क्योंकि इसमें सॉइल है। यही कारण पूछा जाता है कि क्यों सेकेंडरी सक्सेशन तेज होती है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सक्सेशन पर्टिकुलरली प्राइमरी, इट इज़ वेरी स्लो सक्सेशन बाय टेकिंग मे बी 1000 ऑफ ईयर, हज़ारों साल लग जाते हैं। तो जो सेकेंडरी जो है उसमें 100 साल में वो हो जाती है। जैसे देख लीजिए सक्सेशन हो रही है, यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ फाइटोप्लैंक्टन आए, फिर आ गई रीड स्वैम्प स्टेज,
थोड़े दलदल वाले, यहाँ छोटा ग्रास आ गया, सबमर्ज प्लांट आ गए, फिर मार्श मिडोज दलदल वाले प्लांट आ गए, फिर सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आ गए, फिर श्रब आ गई, फिर श्रब, फिर फॉरेस्ट। तो ऐसे सक्सेशन हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 कम्युनिटीज़ आएंगी, जो 7 होगी डैट विल बी द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ अपने जो नोट करना है, डैट इज़ द ऑल द सक्सेशन वेदर टेक प्लेस इन वाटर और लैंड प्रोसीड्स टू द सिमिलर क्लाइमैक्स कम्युनिटी द म्यूजिक। तो जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है सिमिलर ही आती हैं, उसको मैजिक कहते हैं, म्यूजिक कम्युनिटी कहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सो अभी हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है, डैट इज़ द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये मैंने आपको करवा दिया था। आपको पता है जो मिनरलाइजेशन होती है, तो जो मिनरल आइटम है वो सर्कुलेट करते हैं एक साइकिल की फॉर्म में, उसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम जो चलते हैं, तो इनको हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, यानी स्टैंडिंग क्रॉप आएगा ऑर्गेनिक, जो नॉन लिविंग जो इनऑर्गेनिक है उसको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ये आपने याद करना, मैंने पहले भी बताया था। वेरीज इन द डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम ऑन द सीजनल बेसिस। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट इज़ टू अप्रिशिएट द न्यूट्रिएंट जो हैं आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। लॉस्ट नहीं कभी होते, ये सिर्फ रिसाइकल होते हैं, द्वारे चलते हैं इनडेफिनेटली। द मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट रिमेन थ्रू द वेरियस कंपोनेंट, इसको न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। अनदर नेम इसका है बायोकेमिकल साइकिल, क्योंकि लिविंग में चलते हैं। ये गैसियस भी होते हैं और सॉलिड में, सेडिमेंटेशन में भी चलते हैं। जैसे यहाँ कार्बन साइकिल है, देख लीजिए आप आराम से, ये मैंने किया था, पहले करवाया था, अभी बोलूँगा नहीं, आप यहाँ सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, तो मैं बोल भी देता हूँ। बहुत आसान है। कार्बन इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द लिविंग में सबसे ज़्यादा कार्बन होती है। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। बर्निंग फॉरेस्ट जला दिए, नीचे राख बन गई, कार्बन बन गया। ऑयल, फॉसल फ्यूल कंबस्टन कर रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, फिर ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ होकर प्लांट इसको एनर्जी बना रहे हैं, फिर इसको खा रहे हैं, डेड हो गए, इसको डिट्रैक्टस फूड चेन में ग्रेजिंग में ऐड हो गया, रेस्पिरेशन हो रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है यहाँ से। फाइटोप्लैंक्टन, यू प्लैंक्टन पानी में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हैं, जहाँ से निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही बनती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो जो रिजर्वायर हैं गैसीय साइकिल, जैसे नाइट्रोजन कार्बन साइकिल है, ये एग्जिस्ट करते हैं। सल्फर, फास्फोरस सेडिमेंटेशन में आते हैं। इसके जो रिजर्वायर हैं अर्थ में है, यानी सेडिमेंटेशन अर्थ में साइकिल चलेगा ज़्यादा, जो गैसेस हैं वो इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट फैक्टर सॉइल मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, ये है साइकिलिंग को अफेक्ट करते हैं। बाकी मैंने डिटेल में आपको करवा दिए हैं, इतनी इसकी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हो इकोसिस्टम में जो कार्बन साइकिल मैंने भी आपको करवा दिया है, तो 71% ओशियन में आपको मिलेगी। ये कार्बन जो साइकिलिंग अकर थ्रू द एटमोसफेयर, ओशियन एंड लिविंग डेड ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन 4 × 10⁻13 kg कार्बन इज फिक्स एनुअली, इतनी फिक्स होती है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न टू एटमोसफियर, ये मैंने करवा दिया आपको। ह्यूमन एक्टिविटी ने जो कार्बन ज़्यादा ऐड कर दिया है, इसलिए कार्बन लोड बढ़ गया है और इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ये इसका इफेक्ट्स है। इकोसिस्टम में फास्फोरस साइकिल जो है वे भी हमने पहले कर लिया है। ये सेडिमेंटेशन साइकिल है, काफ़ी रोल है। न्यूक्लिक एसिड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर में काम करता है। मैनी एनिमल आल्सो नीड लार्ज क्वांटिटी, जैसे अपना शेल बनाना, बोन एंड टीथ के लिए। नेचुरल रिजर्वायर इसके रॉक हैं। फास्फोरस इन दी फॉर्म ऑफ फास्फेट में, रॉक जब विदर हो जाती हैं तो अमाउंट फास्फोरस की निकल जाती है सोल्यूशन की फॉर्म में, जो प्लांट इसको यूज़ करते हैं। हर्बीवोरस एंड द अदर एनिमल्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट द वेस्ट प्रोडक्ट एंड द डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज बाय फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीज फास्फोरस मेकिंग बैक्टीरिया होते हैं जो फास्फोरस से एनर्जी लेते हैं, इसको हम कहते हैं कीमोटोट्रॉपिक। अनलाइक द कार्बन बाय साइकिल देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी रिलीज, रेस्पिरेशन में फास्फोरस रिलीज नहीं होती। सो टू अदर मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फास्फोरस, फर्स्टली एटमोस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस टू द रेनफॉल इज मच स्मॉलर देन कार्बन, यानी एटमॉस्फेयर में रेन इतना रोल प्ले नहीं करती फास्फोरस के लिए, कार्बन के लिए करती है। बाकी जो फास्फोरस है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट में इसका सर्कल नेग्लिजिबल है। तो ये फास्फोरस साइकिल दिखाया हुआ है सिंप्लाइड फॉर्म में।
प्रोड्यूसर में कंज्यूमर, डेट्राइटस सॉइल में चला गया, फिर रॉक मिनरल सॉइल में ऐड होगी, फास्फोरस विदरिंग से डीकम्पोजिशन कर दी डेट्राइटस ने, लेटर फॉल कर लिया लेटर, इसको डेट्राइटस बन गया ये, फिर इसकी अपटेक चल गई सॉइल में, यहाँ से प्रोड्यूसर ले रहे हैं, प्लांट ले रहे हैं। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है। उसके बाद इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम हमें कई तरह की सर्विसेज देता है, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। हेल्थ इकोसिस्टम जो है काफ़ी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, स्टैटिक सर्विसेज हैं, इकोसिस्टम के प्रोडक्टिव इकोसिस्टम सर्विसेज में काम आते हैं। जैसे हेल्थी फॉरेस्ट है, हवा प्यूरीफाई करेगा, वाटर मिटिगेट करेगा, सूखे की कंडीशन को, फ्लड रोकेगा, न्यूट्रिएंट साइकिल, फर्टाइल सॉइल बनाएगा, वाइल्ड लाइफ करेगा, बायोडाइवर्सिटी बनाएगा। पॉलिनेट क्रॉप, प्रोवाइड द स्टोरेज साइट फॉर द कार्बन एंड आल्सो प्रोवाइड स्टैटिक कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। काफ़ी बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू मैंने करवाई हैं, सारी इसमें आती हैं। दो द वैल्यू ऑफ सच सर्विस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू डिटर्मिन। इट सीम रीजनेबल टू थिंक दैट अ बायोडाइवर्सिटी वुड कैरी हाफली प्राइस टैग। तो काफ़ी ये अच्छी चीज़ है, ब्रांड से भी ऊपर है, बट इसका इंपॉर्टेंस समझना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। रॉबर्ट कोंटाजा एंड हिज कलीग वेरी रिसेंटली ट्राई टू पुट प्राइस टैग ऑन द नेचर स्लाइम सर्विसेज। उन्होंने इसकी कीमत लगाई है, तो उन्होंने बताया था US 33 ट्रिलियन हर साल इतना वो देते हैं। दिस इज़ नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस GNP से डबल है ये। यानी नेचर हमें काफ़ी इकोनॉमिकल भी बेनिफिट देती है, हमने कभी वो नोट नहीं किया। एक ऑक्सीजन की ही बात ले लीजिए फ्रेंड, फ्रेश ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महंगा आता है, तो नेचर आपको कितनी ऑक्सीजन देता है, एक प्लांट कितने सिलेंडर दे देता है, आपने कभी नोट ही नहीं किया होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम, सॉइल फॉर्मेशन में 50% कंट्रीब्यूट द अदर सर्विस जैसे रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग लेस देन 10%। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर 6%। आई होप आपको क्लियर हो गया ये चैप्टर। I have tried my best efforts to make you clear this chapter. So काफ़ी कमियां रही होंगी। I hope you will ignore those drawbacks. तो लास्ट में you can conclude the summary. और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए for no more wonderful exciting videos. Thank you very much and stay happy.